आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ठीक ठीक ठीक। गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं क्लास, फिर आते रहेंगे सब बच्चे। तो पिछली क्लास मेरी अटेंड करी थी? करी थी ना अटेंड? तो मैंने शुरुआत किस चीज से करी थी, कुछ याद है? मेरे को किसी की आज आवाज नहीं आ रही, सब ढीले बैठे हो क्या? थोड़ा तो बोल लो, किससे स्टार्ट करी थी? बीएनएसएस के बारे में पढ़ा था ना, इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। और फिर मैंने एक ये दिया था, दिखाया था आपको, डिपिक्ट किया था पिक्चर। ये क्या बताता है कि ऑब्वियसली हमें एक गोल की हमें, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपने नहीं की थी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लीजिए। मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि ये एक ही इंसान है, ये दोनों एक ही हैं। ऊपर चढ़ोगे फिर गिरोगे, फिर ऊपर चढ़ोगे फिर गिरोगे, अल्टीमेटली गोल तक पहुंचना है। अब कई बच्चों का गोल जुडिशरी है, तो कहीं का है एपीओ, कहीं का है एडीए, कोई कोई कह रहा है बैंक के एग्जाम्स में जाना है, कोई कुछ कह रहा है, कोई जेएलओ कह रहा है क्लियर करना है। तो जो भी गोल है आपका, उसको फिक्स कर लो कि हाँ हमारा गोल है, हमें उसके लिए मेहनत करनी। गिरोगे फिर उठोगे, गिरोगे फिर उठोगे, तो अल्टीमेटली पहुंच जाओगे। तो इसके लिए मैंने एक ही रामबाण बताया था, वो था कंसिस्टेंसी। जितना रेगुलर रहोगे अपने काम में, उतना आप एग्जाम निकाल सकोगे। रेगुलरली, जैसे हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, रेगुलर पढ़ाते हैं ना, कोशिश ये रहती है रेगुलरली बच्चों को पढ़ाएं, रेगुलरली। अब सर भी देखो, कभी अगर जाते हैं, कोशिश तो यही रहती है उनकी भी कि मैं पीछे से पढ़ा दूं, कैसे भी करके मैनेज कर लूं। तो वैसे हम भी कंसिस्टेंट है, तभी तो आप लोग भी, आप लोगों को रेगुलर क्लास अटेंड करने को मिल रही है, आप लोग में हमसे पढ़ रहे हो, तो यही रीजन है। अब ये मैं बुक में से ही पढ़ा रही हूँ, बीएनएसएस की सर की बुक है, टूल किट है। ये तो मैंने पिछली बार ही बताया था। तो लेट स्टार्ट विद दिस। बीएनएसएस होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। एक्ट नंबर 46 है। 25 दिसंबर को इनैक्टमेंट डेट है, 2023 क्रिसमस डे। और 1 जुलाई 2024 को इसकी इन्फोर्स हुआ था, जब ये लागू हुआ था एक्ट। टोटल 39 चैप्टर्स हैं एंड टोटल 531 सेक्शंस हैं। तो पिछली क्लास जिन्होंने अटेंड करी थी, मैंने नए सेक्शंस कुछ बताए थे, जो सेक्शंस हमारे ऐड हुए हैं बीएनएसएस में। तो सेक्शन 2(1)(a), बी, डी और ई, मैंने बी डी ई करके याद करवाया था। बेल, बेल बॉन्ड, ड से बॉन्ड, डी, और डी पे आ जाओ, ऐसे याद कर लो। डी से बॉन्ड और डी पे आ जाएगा, ठीक है। और एंड में बेल बॉन्ड है, ये दो शब्द है डी पे, बेल बॉन्ड। और सिंपली अगर बॉन्ड पूछेगा तो ई में दे रखा है, ठीक है। बेल, बेल आपका बी में दे रखा है, बेल बॉन्ड आपका डी में दे रखा है, और सिर्फ बॉन्ड आपका ई में दे रखा है। फिर आई में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। फिर मैंने बताया था सेक्शन 35 क्लॉज 7 ऐड हुआ है, ठीक है। इसमें अथॉरिटी भी बता दी था, डीएसपी है। और ये भी बता था लेस देन 3 years इन फर्म अबव 60 years वाली कहानी भी बता दी थी। 86 में आपको बता दिया था ऐड हुआ है। 105, 107 में फार करके याद करवा दिया था, फोर फीचर, अटैचमेंट एंड रिस्टोरेशन, ठीक है। 107 में, 172 में पर्सन बाउंड टू कंप्लाई विद द लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस, मतलब पुलिस के लॉफुल डायरेक्शन को कंप्लाई करने की बात 172 में दे रखी है। 398 विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था। 398 और 472 को याद कर लो। 472 बात कर रहा है मर्सी पिटिशन के बारे में, 398 472, ये माइंड में फिक्स कर लो ये दो सेक्शंस।
इलेक्ट्रॉनिक मोड के बारे में 530 में दे रखा है कि ट्रायल और प्रोसीडिंग्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंडक्ट किए जाएंगे। फिर बीच के हमने 6 वाले 2 सेक्शन छोड़ दिए थे, 336 और 356। यहाँ पे 336 में बोला गया पब्लिक सर्वेंट्स, एक्सपर्ट्स, पुलिस ऑफिसर्स जो जो एविडेंसेस देंगे उनके बारे में बात की गई है। और 356 में इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, पीओ से पुलिस ऑफिसर नहीं याद रखना, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर याद रखना है। इसके एब्सेंस में क्या होगा वो सारी बातें दी गई है सेक्शन 356 में। तो ये हमने कर लिए जो सेक्शन ऐड किए गए हैं। अब क्योंकि सिंस ये जुडिशरी है, बड़ा एग्जाम है और कुछ भी पूछ सकते हैं, तो सीआरपीसी के आज हम करेंगे रिपील्ड सेक्शंस जो हटा दिए गए हैं। तो मुझे बताओगे कौन से सेक्शन 2 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, कौन से सेक्शन हटा दिए गए हैं। सेक्शन 2 क्लॉज एफ इंडिया हटा दिया गया है। सेक्शन 2 क्लॉज के मेट्रोपॉलिटन एरिया हटा दिया गया है। मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मेट्रोपॉलिटन एरिया तो हटा दिया गया है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी हटाया गया है कि नहीं? यस मैम। हटा दिया ना? यस मैम। अभी मन में प्रश्न है कि बीएनएस वालों को क्या हो गया था कि इन्होंने हटा दिया है? कभी अपने आप से सवाल पूछते हो? कभी आया मन में प्रश्न उठा? जब मैं ना आज यूजीसी नेट के बच्चों को एमसीक्यूज करवा रही थी। अब जैसे कि मेरी आदत है एक एमसीक्यू में 10 चीजें निकालने की, ठीक है, तो मैं यूजीसी नेट में भी एमसीक्यूज करा रही थी। तो आज मैंने उनसे भी पूछा ऐसे ही चीजें, तो मैं आप लोगों से भी पूछूं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया आपको क्यों लगता है हटा दिया गया है? यूनिफॉर्म सिस्टम बनाने के लिए जुडिशरी का अपन का जो सिस्टम था ना, उसमें जेएमएफसी किसके बराबर माना गया था? बताओ। मेट्रोपॉलिटन। हाँ हाँ, डरो नहीं, बताओ, कोई दिक्कत नहीं, गलत भी आंसर होगा तो क्या हो गया, एमएम, ठीक है, इसके बराबर माना गया था। तो इन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया, यूनिफॉर्म सिस्टम बनाने के लिए हटा दिया और बोला अब जेएमएफसी का ही है। अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया हटा दिया गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया हटा दिया गया। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या लिखा था? 10 लाख से ऊपर लिखा था ना कि जहाँ पे पॉपुलेशन होती है वो मेट्रोपॉलिटन, लेस देन और इक्वल टू 10 लाख, ऐसे ही लिखा था ना। अभी हटा के इन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम कर दिया है, एमएम को हटा दिया और एमएम की जगह जेएमएफसी ही है। अब सब कुछ जेएमएफसी, जेएमएससी, ठीक है। अब सीएमएम है कि नहीं है? व्हाट इज सीएमएम, पहले तो ये बताओ, सीएमएम है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। हाँ, तो ये है कि नहीं है? नहीं मैम। नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। तो अपने आप से क्वेश्चनिंग करते हो बैठे बैठे ना, तो पूछा करो ऐसा क्यों है। और नहीं है तो अपन सबके पास तो इंटरनेट है ही। आजकल इंटरनेट जिसके पास है, या तो वो यूज कर रहा है उसका अच्छे तरीके से, या तो वो मिसयूज कर रहा है इंटरनेट का। क्यों, सही कह रही हूँ? अब आपके हाथ में है चीज, अब आप उसे यूज करो या मिसयूज करो, आगे आपकी जिंदगी बनाएगी या बिगाड़ेगी। क्या है कि एक बहुत गंदी आदत जो मैं बच्चों की सुन रही हूँ, जो मोस्टली बच्चे मेरे से बोलते हैं, मैम हम लोग एक टाइम पे रील खोलते हैं ना, तो कंटिन्यूस हम लोग 1 घंटे तक रील ही देखते रहते हैं। तो क्या है कि रील देखो, मैं मना नहीं कर रही, पर 1 घंटा पढ़ लो, 10 मिनट निकाल लो, देखो जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये नहीं कि उल्टा कर दो। ये नहीं कि 1 घंटा रील देख रहे हो, 10 मिनट पढ़ रहे हो। यूजुअली जो मैं बच्चों का सिस्टम देख रही हूँ ना, वो उल्टा देख रही हूँ। बच्चे रील ज्यादा देख रहे हैं और पढ़ कम रहे हैं मोस्टली। और मैं बताऊं, मैं खुद इस चीज का एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, ठीक है। मैंने भी ये गलतियां कर रखी हैं पास्ट में, तो कृपया करके आप वो रिपीट मत कीजिए। अपना जो भी टाइम है, मेरे को मूवीज का शौक है, मैं आज भी मूवीज देखती हूँ, बट मुझे पता है हफ्ते में एक दिन निकाल लिया। अगर मैं बैठ गई ना एक बारी मूवी देखने, तो फिर 3 घंटे मेरे गए, कोई फायदा नहीं है उसका। तो एफ, अब मैं ये बता रही हूँ जो सेक्शन हटा दिए गए हैं सीआरपीसी में, तो 2F में इंडिया हटा दिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया हटा दिया। तो इसका रीजन समझ आया कि नहीं आया, क्यों हटाया गया?
अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी जेएमएफसी की ही बात की जाती है। ये क्यों करा गया? यूनिफॉर्मिटी, स्ट्रक्चर को सिंपल बनाना था, हमें सिंप्लीफाई करना था स्ट्रक्चर को, तो हमने एमएम को हटा दिया और जेएमएफसी को ही हमने बोला कि आप ही का अब रोल है। तो ये इसका मतलब क्या है? सारे फंक्शंस तो जेएमएफसी करेगा ना, मतलब आगे भी है, जेएमएससी भी है, वो सब मैं नहीं कह रही, बट मतलब जो पहले था ना कि एमएम को अलग दिया गया था, जेएमएफसी को अलग, अब उनको हटा के जेएमएफसी को ही पावर्स दे दिए, सिंप्लीफाइड कर दिया स्ट्रक्चर। अब कंफ्यूजन नहीं है, देयर इज नो कंफ्यूजन इन द सिस्टम ऑफ जुडिशरी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको अगर प्रश्न आया क्या सीजेएम है? यस है। क्या सीएमएम है? नहीं है। सीजेएम है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सीएमएम है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, क्योंकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में था, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, तो हम नहीं चाहते थे कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज में कोई स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ही बैठे, इसलिए उन्होंने सब कुछ एक ही कर दिया। आई होप समझ आ गया। तो अब नेक्स्ट क्या ऐड हुआ है? कोई सेक्शन 2 के और बताओगे क्या ऐड हुआ है? मतलब हटा दिया है, सॉरी मेरे मुंह से ऐड हुआ निकल रहा है। प्लीडर, प्लीडर, वेरी गुड, प्लीडर हटा दिया है। नेक्स्ट क्या हटाया है? आसपास ही हो एक और, प्रिस्क्राइब्ड हटा दिया। वेरी गुड, प्रिस्क्राइब्ड हटा दिया। तो ये सारे सेक्शन हटाए वाले हैं। अब कहोगे मैम ये क्या चक्कर है, ये क्यों करा रहे हो? जुडिशरी है, बड़ा पेपर है, बड़ा एग्जाम है, अगर आपसे ये पूछ सकता है कि सेक्शन कौन से ऐड हुए हैं, तो ये भी पूछ सकता है कि सेक्शन कौन से हटा दिए गए हैं। देखो दिमागदार हैं जजेस भी, पैनल भी कोई कम नहीं है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आ रही है बात समझ में? इतनी तो आ गई होगी आई सपोज। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब मुझे बताओ मेट्रोपॉलिटन एरियाज कहाँ दिया गया था, थोड़ा आइडिया। सेक्शन 8। वेरी गुड। मैं सॉरी, मैं पी क्यों लिख रही हूँ? मेट्रोपॉलिटन एरिया हैज बीन रिमूव्ड, क्योंकि अब हमारा जुडिशरी को सिंप्लीफाई और इजी कर दिया है। अब बताओ सेक्शन 10 क्या रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया मैम, सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। इसकी सबऑर्डिनेशन, अच्छा बाय चांस मेरे शॉर्ट फॉर्म ना समझ आए ना तो अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है। और सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस, वेरी गुड। अब आते हैं कहानी, इजी कर देती हूँ। सेक्शन 16 से लेके, मैंने पिछली क्लास में भी शायद बताया था, सेक्शन बताओ 19, क्योंकि ये कहानी बता रहा है एमएम्स की, ये सारा हटा दिया है। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट की 16 में बता रहा है, 17 में चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की बात बता रहा है, एसएमएम के 18 में बता रहा है, 19 में सबऑर्डिनेशन ऑफ एमएम्स के बारे में बता रहा है, ये सब हटा दिया है। सेक्शन 27 क्या कहता है? अब आप लोग मुझे बताइए। जुरिडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल केसेस। ये क्यों हटाया? इसके लिए एक अलग लॉ है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बात सही बोली। अब ना मेरा आज पढ़ाने का, रिवीजन सेशंस लेने का मकसद ये होता है अपने आप से प्रश्न पूछो कि क्यों हटा दिया है। पढ़ने का सबसे सोल क्राइटेरिया यही होता है, अपने आप से पूछो, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? अब इनका एक स्पेशल एक्ट बन गया, स्पेशल लॉ बन गया है, इसलिए इसको हटा दिए। ज्यूरिसडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स, जो कि दे रखा था सेक्शन नंबर 27 में। अब किसी ने लास्ट क्लास में बड़ी अच्छे से बोला था सेक्शन 153 हट गया है। क्या है 153? इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। वेट्स एंड मेजर्स, ये हट गया है, ठीक है। ये क्या था वैसे? कुछ पता है? वैसे तो मैं पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है, बट फिर भी क्यों हटाया गया है? कभी दिमाग में आया है क्वेश्चन? बताइए, कभी पढ़ा है ये सेक्शन पीछे? कभी भी पढ़ा हो? बताओ।
क्या होता था, पुलिस ऑफिसर जब कोई वेट एंड मेजर को इंस्पेक्ट करता था, तो ये ना पुलिस वालों की पुराना लॉ था, ये पुराना लॉ था इंस्पेक्शन करने का, ठीक है। अब क्या है, अब तो इतने तरीके आ गए, अरेस्ट, एसएनएस, एसएनएस का मतलब है सर्च एंड सीजर, ठीक है। वो वेट्स एंड मेजर जो था ना, वो पहले का तरीका था पुलिस वालों का, कि इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था कि पुलिस वाले इस तरीके से करते थे। अब इन्होंने इस चीज को हटा दिया गया। अब तो बहुत सारे एक्ट्स भी आ गए वेट्स और मेजर्स के लिए, जैसे आपने पिछले वाले में आंसर करा, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, सुना है कभी? नो मैम। लीगल बहुत एक्ट्स हैं, पढ़ने बैठोगे ना एक्ट्स बहुत सारे, मेट्रोलॉजी एक्ट। अब ये भी एक एक्ट आ गया है, तो इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं इंस्पेक्ट। इसीलिए कि पुलिस को इतनी पावर जब इधर दे ही रखी है, तो वाई टू इसको इन्होंने हटा दिया 153 को, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन ना बने। 144A भी हटा दिया है। 144A क्या बोलता है? कैरिंग आर्म्स इन प्रोसीजर मास ड्रिल। यस, कि आप मास ड्रिल में आर्म्स जो कैरी करते, आर्म्स वगैरह, मास ट्रेनिंग विद आर्म्स, तो इसको हटा दिया गया, ठीक है। 2 सेक्शन और है, किसी को कुछ थोड़ा बहुत याद है? मैं लिख देती हूँ। 335। ये याद है कुछ? एमएम की जजमेंट के ऊपर है ये। जब एमएम ही हट गया तो एमएम की जजमेंट का क्या करेंगे, राइट? 3, अब आपको कौन से एमएम वाले सेक्शंस याद करने हैं, मुझे जरा एक बार बता देना। सेक्शन 404 क्या बात करता है? ये भी क्या बात कर रहा है? स्टेटमेंट बाय एमएम, स्टेटमेंट बाय हाँ, टू बी कंसिडर्ड बाय द हाई कोर्ट। तो यहाँ पे भी एमएम की बात कर रहे हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू कंक्लूड, सेक्शन 16 to 19, सेक्शन 355 एंड सेक्शन 404, ये याद कर लो, ये एमएम से रिलेटेड है, और ये सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। और भी कोई रह गया? ओ हाँ, इसके साथ सेक्शन 8 भी कर लेना, ठीक है। अब कहोगे मैम ये क्यों जरूरी है? जब आप पेपर दोगे आपको तब समझ आएगा, क्योंकि मैं अभी भी कह रही हूँ, जो सेक्शन ऐड हुए हैं और जो सेक्शन रिपील हुए हैं, वो जरूर याद से कर लीजिए। ऐड हुए वाले और रिपील होने वाले वो हमेशा ही आते हैं। अब मैं फिर से आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ कि मुझे ये बताओ, मर्सी पेटिशन कहाँ दिया गया है? डेथ सेंटेंस के मामलों में मर्सी पेटिशन कौन देता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो मुझे पहले बताओ कहाँ, पहले तो सेक्शन ही बताओ ना, राष्ट्रपति। आर्टिकल 47, 472 और 472। अरे अरे अरे, आर्टिकल कहाँ से आ गया? 472। आर्टिकल ना याद करो, सेक्शन 472। ठीक है। सेक्शन 472 बात करता है मर्सी, एमपी कर देती हूँ। एक तो मेरी आदत हो गई बच्चों की तरह, मैं भी ऐसी करती हूँ, सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में याद भी रह जाता है। मर्सी पेटिशन, आर्टिकल 70 कौन कौन कहाँ देगा? 2। ये कौन देगा? राष्ट्रपति। और आर्टिकल गवर्नर 51। 50 की 60? 51। कंफर्म्ड, लॉक किया जाए? सोच लो। अरे कोई दिक्कत नहीं, सोच लो एक बारी, टाइम दे रही हूं मैं, 5 सेकंड। अरे देख के बता दो, ये होगा आंसर। 141। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये गलत बोल रहे थे। 51 बोला था ना आपने? 61 बोला था। अच्छा 61, मैंने 50 सुना, फिर मेरी गलती, माय फॉल्ट, सॉरी सॉरी। मैंने 51 सुन लिया था। मर्सी पेटिशन यहाँ दिया गया है, ठीक है। अब मैं एक और सेक्शन मैंने बोला रट लो, वो कौन सा है? क्या बात करता है? क्या बात करता है? विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट। यस। 498। मत करा करो, जब इंडेक्स लेके बैठते हो ना, ये सेक्शन को मार्क कर लिया करो बस अच्छे से।
विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। एंड में आपके पास जब एग्जाम से पहले के दिन बैठे होगे ना, सिर्फ क्या इंडेक्स खोल के देख लेना, आपको पता है कितने एमसीक्यूज तो इंडेक्स बेस्ड ही आ जाते हैं, है ना, है कि नहीं है? सही बोल रही हूँ कि नहीं? यस मैम। अच्छा एक बात बताओ, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम में सबसे अच्छी खासियत क्या है? आपने का हॉस्टाइल विटनेस के बारे में सुना है? यस मैम। विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो जाते हैं, अपनी पार्टी के जिसके आप हित में होते हो, फेवर में आप बोल रहे होते हो, उसी के अगेंस्ट टर्न हो जाते हो, राइट? जी मैम। प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। तो 398 एक ऐसी धारा है जो आपको इवन ये प्रोवाइड करता है कि भैया अगर आपको खतरा है, सामने वाली पार्टी से खतरा है कि वो करेंगे कुछ ना कुछ, तो वो इवन आपको इन कैमरा प्रोसीडिंग्स भी अलाउ कर सकते हैं, ठीक है, कि विटनेस बचा रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी अलाउ कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं कि विक्टिम की, विटनेस की जो आइडेंटिटी है, नॉट विक्टिम, विटनेस की जो आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और कभी कभार नई आइडेंटिटी भी दे देते हैं एक तरीके से, तो ये क्या है, उनको एक अलग जगह भी मूव कर देते हैं, उनको सर्विसेज दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है, तो ये सब विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम में दिया जाता है। 398 हॉस्टाइल ना हो विटनेस, इसलिए उनको बहुत सारी सहूलियतें दी जाती है प्रोटेक्शन रिलेटेड, ठीक है। मैम ये आशाराम केस के बाद आया था? एक महेंद्र चावला केस भी आया था, सुना है? पढ़ना के बारे में, ठीक है, पढ़ना। बहुत सारे केस लॉज है इससे रिलेटेड, और अच्छा है इन्होंने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम डाल दी। पहले था क्या बताओ? नहीं था। हाँ, एक महेंद्र चावला का भी केस था, ठीक है। तो ये क्या है यार, हर व्यक्ति को, हर विटनेस को भी तो राइट टू लाइफ है, तो उनकी भी तो उनको भी तो प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो इसलिए ये लोग ये ले आए कि इन्होंने एक विटनेस प्रोटेक्शन के लिए एक धारा ही डाल दी बीएनएसएस में। महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का जजमेंट है। होमवर्क में एक बार देखना इसके फैक्ट्स और मुझे बताना। महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और अपनी तरफ से भी कोई जजमेंट मिले तो मुझे बताना, ठीक है। महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का जजमेंट है। तो हमने पिछली बारी काफी कुछ किया था, है ना, काफी सेक्शंस मैंने बताए थे, क्योंकि मैं रिवीजन, आज हमारी रिवीजन क्लास नंबर 2 है, तो याद है मैंने ये सारे बताए थे। ओ के साथ जी पढ़ो, KLM साथ में पढ़ो, एक्स और जेड पढ़ो। एक्स में समन दे रखा है, जेड में वारंट दे रखा है, वाई में क्या दे रखा है, विक्टिम। 398 और 472 भी आपको बता देता। तो ये ओजी क्या होता है? ओजी बहुत बोलते हैं ना आजकल, क्या है स्लैंग लैंग्वेज में क्या होता है ओजी? XZ KLM, ये तीनों ना याद कर लो, ठीक है। ओजी क्या होता है वैसे? ओरिजिनल बोलते हैं शायद स्लैंग में। कंप्लेंट, हाँ, कंप्लेंट एच होता है, वाई होता है विक्टिम, ठीक है। फिर मैंने और क्या क्या बताया था आपको? मैंने काफी, यही मेन चीजें तो पिछली बारी यही करवा दी थी, है ना। तो आज हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी पे। अब जितना मैंने पीछे करा है उस बेसिस पे मुझे बताओ। 3 चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट: इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और जेपी। जेपी क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग। KL एंड M, ठीक है। तो ऐसे याद करो। तो अब बताओ इंक्वायरी कहाँ दे रखी है? के। अब मेरी एक गलती है, आप लोग बताओगे कौन सी है? वन छोटा वन, मेरी, सेक्शन 1 होगा। मैम वहाँ पे IR लिखा है आपने। अरे नहीं, मेरी एक गलती बता दो, आज मान जाऊंगी। मैं देखती हूँ आप लोग कितने उस्ताद हो। 2 के मैंने है मैम उसमें, हाँ, सब सेक्शन 2 के बना दिया है, वो A और D। 2 के बना दिए मैंने, कहा? अच्छा ये, अरे क्वेश्चन में गलती निकाल दी, शाबाश।
चलो वो तो निकाल दो, मैं इसमें पी लगा सब देती सेक्शन हूँ। 1 छूटा अरे है। भाई इतनी बड़ी गलती है, ये नहीं दिख रही आप लोगों को? ध्यान से देखो, चलो मैं देखती हूँ आप बैराक लेके बैठते हो कि नहीं बैठते मेरे साथ। ध्यान से देखो, गलती क्या करी है मैंने? 2 गलती 1 होगा ना, 2 सब सेक्शन 1। 2 1 नहीं, अरे वो छोड़ो, 2 1 है, 2 2 है, वो छोड़ो। आप क्या गलती है, ध्यान से देखो, आज मान जाऊंगी मैं। अभी क्या है इसका आंसर, क्या है इंक्वायरी का? के ए तो ये गलती नहीं पकड़ी मैंने, यहाँ पे क्या लिखा था? हम्म बता। मैम बोला था वहाँ आर लिखा था आपने। अच्छा, आर कहाँ लिखा था? के ही तो लिखा था यहाँ मैंने। हम्म, अच्छा, ये आपको आर दिख रहा था? मैम मुझे स्मॉल आर लग रहा था। शाबाश। नहीं, मैंने के लिखा था। मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल डॉक्टरों वाली है, लगता है समझ ही नहीं आती किसी को। सर की हैंडराइटिंग अच्छी है ना? तारीफ कर देना उनको, कह देना मैम की हैंडराइटिंग खराब है, सर की अच्छी है। तो के में इंक्वायरी है, ठीक है। इंक्वायरी अब इंक्वायरी कौन कंडक्ट करेगा, बताओ मुझे। मैजिस्ट्रेट ओनली। मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। मैजिस्ट्रेट और कोर्ट डी। हाँ डी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मैजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट, मैजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट दोनों डी। शाबाश। इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू, बताओ किस लिए मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है इंक्वायरी? फाइंड आउट द प्राइमा फेसाई। ऐसा क्यों? ऐसा मैम क्यों? अगर केस नहीं है तो मैम उसको हाँ में एक्यूज होगा। तो प्राइमा फेसाई केस पता करने के लिए मैजिस्ट्रेट जो है इंक्वायरी कंडक्ट करता है। वेरी सिंपल आंसर इसका, कि ऐसा क्यों होता है। क्या भाई सफिशिएंट ग्राउंड है कि फर्दर केस किया जा सके? ठीक है, अगर एक प्राइमा फेसाई केस बन रहा है तभी तो, अगर केस स्ट्रॉन्ग इनफ है कि भैया वो ट्रायल में आगे जाना चाहिए, तभी तो पता करने के लिए तो मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा। आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड तो नहीं लग रही ना ज्यादा? करेक्ट क्या है, हमेशा ध्यान रखना, वर्ड पूछ रहा है करेक्ट क्या है इंक्वायरी के बारे में, करेक्ट कौन सी चीज है? इट इज अ ट्रायल अंडर द कोर्ट बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। It is other than a trial under the court by a magistrate or a court. It always relates to an offense. It always culminates in conviction or acquittal. डी। ए। क्यों? इंक्वायरी और ट्रायल में क्या डिफरेंस है, बताओ। इंक्वायरी, ध्यान। इंक्वायरी तो मैजिस्ट्रेट और कोर्ट से होती है। हाँ, और ट्रायल में क्या अंतर है? आप एक बारी वो खोलो डेफिनेशन क्लॉज और देख के बताओ सेक्शन 2 क्लॉज के, और मुझे बी बताओ होगा। क्या कह रहे हैं। मैम बी होगा, बी अदर देन ट्रायल। अरे ठीक है, बी होगा। पर इंक्वायरी और ट्रायल में बेसिक डिफरेंस क्या है, कुछ भी बताओ। जैसे आपने कभी, अच्छा कभी विजिट करे हो, क्रिमिनल मैटर्स देखे हैं? नो मैम। भैया यहाँ पे इंक्वायरी में सिंपली एक मैजिस्ट्रेट जो है प्राइमा फेसाई केस के बारे में, कि भैया एविडेंसेस हैं कि नहीं है, एविडेंसेस सफिशिएंट हैं, तो भैया क्या उन ग्राउंड्स पे मतलब फर्दर ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है? तो ये पहले हो गया ना एक तरीके से, क्या केस ट्रायल पे जाना चाहिए या नहीं, क्या सफिशिएंट ग्राउंड्स है कि नहीं, ट्रायल से पहले हो गया ना। और ट्रायल क्या हो गया, बताओ। सीधा सीधा कल्मिनेट नहीं करेगा इसमें ट्रायल। ट्रायल के एंड में क्या रिजल्ट निकलता है, या तो कन्विक्ट हो गया या एक्विट हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत बताओ अब मुझे, बताओ बी। बताओ। बी। ये गलत है। हाँ मैंने अभी तो बता दिया। आपको अगर नहीं दिख रहा। हाँ हाँ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हो।
ये सही है कि कोर्ट कंडक्ट करेगा, ये सही है कि चार्ज फ्रेमिंग से पहले मैजिस्ट्रेट या कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करता है ताकि प्राइमा फेस आए केस के बारे में पता किया जा सके, ये भी ठीक है। तो गलत क्या है यही? फ्रेमिंग और चार्ज के बाद क्या होएगा? वो सारे एविडेंसेस लिए जाएंगे और फिर एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा, वो तो ट्रायल हो गया ना फिर। अब बताओ सच क्या है इसमें? इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी इंक्लूडिंग अ ट्रायल conducted under the BNSS. Inquiry means every inquiry. B. पक्का? Yes, ma'am. कायदे से तीसरा वाला भी पढ़ो। तीसरे वाले में ऑल प्रोसीडिंग लिखा है ना? नहीं, तीसरे वाले में गलत क्या लग रहा है? तीसरा सी वाले में गलत क्या लग रहा है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस तो होता है इन्वेस्टिगेशन में। मैम मैजिस्ट्रेट के थ्रू थोड़ा नहीं होता है, पुलिस ऑफिसर को। एग्जैक्टली, मैं यही पूछना चाह रही थी, तभी तो मैं इतना घुमा घुमा के पूछती हूँ। आई बात समझ की नहीं आई? कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट। यहां पे अगर मैं लिखती, ये कट कर दो, बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट, तब ये सही होता। बट यहां सिंपली, मेरी हैंड राइटिंग बाप रे, यहां सिंपली मैंने लिखा है, कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट, जबकि ये होता है कंडक्टेड बाय पीओ। पुलिस ऑफिसर जब प्रोसीडिंग कंडक्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ही करता है एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ आंसर गलत, सही वाला होगा ये, क्योंकि इंक्वायरी और ट्रायल दोनों अलग अलग है। आई बात समझ? देखो जब भी एमसीक्यूज पढ़ो ना, हड़बड़ी मत करना। ये वर्ड ओनली, अदर, यहां तक कि और, यहां तक कि एंड, ये शब्द बहुत जरूरी है अगर एग्जाम निकालना है। इवन ये भी देख लेना, एक्सेप्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड। इसलिए कहती हूँ कुछ पढ़ो ना पढ़ो, बेयर एक्ट अच्छे से कर लो रोज। अच्छा एक सच्ची सच्ची आप लोग बात बताओ, बेयर एक्ट कितनी देर पढ़ते हो रोज? नहीं पढ़ते हो ना? आधा घंटा भी निकाल लोगे ना, हाफ एन आवर, एक दिन ऐसा आएगा और रेगुलर करोगे, एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप लोग मुझे बता रहे होगे मैम कि ये सेक्शन इसमें, ये सेक्शन इसमें। जो धुरंधर लोग निकाल लेते हैं ना, मूवी भी आई है ना धुरंधर जो धुरंधर लोग निकाल लेते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनकी एक ही फिलॉसफी मैंने देखा है। मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, कोर्ट में बच्चे सिर्फ बेयर एक्ट लेके बैठते हैं। एक स्टूडेंट ने क्लियर भी करा है, क्वालिफाई भी करा है, उसको मैं देखती थी 5-5, 6-6 घंटे अगर वो बैठती थी। तो वो इनिशियली, मैंने उससे पूछा भी था, तो वो कहती थी आधा 1 घंटा तो मैं सिर्फ बेयर एक्ट को ही देती हूँ इनिशियली, जब मैं कुछ भी शुरू करती हूँ, इंडेक्स पढ़ती हूँ, और जितना मैं बहुत ज्यादा अंदर का भी पढ़ती हूँ, मतलब बिना बेयर एक्ट हमारे लिए क्या है? गीता है, बाइबल है। मैं बार बार कहती हूँ, जितने रिलीजन आप लोग फॉलो करते हैं, मान लो वो आपके लिए बेयर एक्ट वही है। तो बेयर एक्ट कभी मत छोड़ना। मैं ना कंप्लेंट, ये पहले तो बताओ कंप्लेंट कहाँ दिया हुआ है? कहाँ दिया है कंप्लेंट? एच। सब बोलो मेरे साथ क्लास में, चुप मत रहा करो। अब बताओ, अगर कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को प्रेजेंट की जाएगी और मैजिस्ट्रेट प्रोसीड करेगा किसको एग्जामिन करने के लिए? कंप्लेनेंट और विटनेसेस को। द मैजिस्ट्रेट इज कंडक्टिंग, क्या वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, क्या वो ट्रायल है? इंक्वायरी मैम। कंफर्म्ड? यस मैम। हाँ, वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है, ये ध्यान रखना, ना इन्वेस्टिगेशन और ना ही ट्रायल, वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है अगर वो कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन करेगा तो। वेरी गुड। अब बताओ KLM क्या है? एल में इन्वेस्टिगेशन। अब तो नहीं भूलोगे आई सपोज। यस मैम। देखा, मेरी गलती पकड़ ली आप लोगों ने, तो आप लोगों अब नहीं भूलोगे। यही चीज होती है, सामने वाले की गलती पहले पकड़ते हो ठीक है, एल में इन्वेस्टिगेशन है। ग्रेट। इन्वेस्टिगेशन अंडर द BNSS इज कंडक्टेड बाय whom? पुलिस, बोथ पुलिस एंड कोर्ट ओनली। अब देखो ओनली पे ध्यान दो। द पुलिस अंडर द डिस्क्रिशन ऑफ द सेशंस कोर्ट और द हाई कोर्ट।
पुरुष only A. वेरी गुड। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा? कहाँ नहीं, Yes, ma'am. सेक्शन 2 क्लॉज L. L. एल। शाबाश। द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, क्यों इन्वेस्टिगेशन किया C. जाता है? To collection of evidence against the अगेंस्ट द अक्यूज। अक्यूज के खिलाफ एविडेंस कौन कलेक्ट करता है? पीओ। इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज प्रोवाइडेड अंडर 2L, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? देखो मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, मैं इवन अगर एमसीक्यूज घर पे भी सॉल्व करती हूँ ना, तो मैं मार्क कर लेती हूँ क्वेश्चन में इनकरेक्ट क्या है। इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय पीओ, ये तो C. सही है। C गलत है। B और C दोनों गलत हैं। कंफर्म्ड। ऑथराइज बाय Yes, मैजिस्ट्रेट, ये तो होता है ना। इन्वेस्टिगेशन के लिए ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको पूरा बोला था, 2L को पूरा पढ़ो पहले अच्छे से। C होगा मैम, C. सी, हाँ। इन्वेस्टिगेशन क्या, तो अच्छा आपने पीओ ओनली लास्ट वाला स्लाइड याद कर लिया होगा ना, पर पीओ या मैम एनी, इसमें ब्रैकेट में लिखा है मैम, वो नहीं पढ़ा मैम। हाँ तो यही तो है, पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो। बेयर एक्ट को ना एंड में आते आते ऐसा हो कि भैया सेक्शन अच्छे से याद हो एक एक। मेरा मेरा अच्छा एक बात बताओ, मेरा रिवीजन क्लासेस लेने का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस मैम। और मेरा मकसद क्या है, देखो अगर कोई गलत भी बोलेगा ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कौन होती हूँ जज करने वाली? मैं तो कहती हूँ 2 गलत आंसर, मुझे तो खुशी होगी कि आंसर तो दे रहे हो कम से कम। इसलिए मेरा फोकस ये है कि मैं तो कोशिश करती हूँ क्लास के सारे बच्चे ही आ जाए इन क्लासेस में, कि कम से कम एटलीस्ट ये नहीं कि अगर नहीं भी, अच्छा बच्चे क्या करते हैं नेगेटिव वे में लेते हैं, हमें आंसर्स नहीं आ रहे तो हम नहीं अटेंड करेंगे। ऐसा क्यों? नहीं आ रहे तो तुम बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक तभी तो करोगे। तो यहाँ पे आंसर गलत ये वाला है, राइट? ठीक है, आई बात समझ में? अगर कोई व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज किया गया है तो वो भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे लिखा जाता इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, जैसे नीचे लिखा हुआ है, वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। समझ आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? आई होप। नहीं यार, मेरे को ना पीपीटी में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैंने 1 2 3 4 नहीं लिखा। 1 2 3 4, ठीक है? तो ये आप लोग देख लेना क्या होगा। इन्वेस्टिगेशन इज मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, ऑब्जेक्ट इज टू कलेक्ट एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होगी। अब आप B. बताइए बी की डी? B. बी फॉर बॉल, ठीक है, वेरी गुड। इन्वेस्टिगेशन पहली बात तो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, नहीं है। है ना? तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना और ये ध्यान रखना। अगर आपको 5 नंबर का आ जाए कि राइट अ नोट ऑन इन्वेस्टिगेशन, लिख लोगे? यस मैम। हाँ। अब एमसीक्यूज करने के फायदे क्या होते हैं? आधी तो यही पढ़ पढ़ के आप लिख लोगे आंसर्स। तो एमसीक्यूज करने के, देखो एक मेरी बात मान लो, इंडेक्स रोज करो, अंदर का भी पढ़ो, ऐसे नहीं जैसे मैं इंडेक्स पढ़ के छोड़ दो, अंदर का भी पढ़ो। मान लो आज आपने 10 सेक्शन करे, तो वो 10 सेक्शंस को अच्छे से अंदर से भी पढ़ो। सेकंड, एमसीक्यूज जरूर लगाओ, बिना एमसीक्यूज के कोई भी वो नहीं है, एमसीक्यूज जरूर लगाओ। नेक्स्ट, अच्छा मैंने फिर यहाँ छोड़ दिया, सो सॉरी। 1 2 3 4 करेक्टली मैच कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, बताओ? मैम फोर्थ। फोर्थ तो सही है, ये तो सही है। उसके अलावा क्या लग रहा है गलत? कौन से? पहले तो काट दो जो गलत है। पहला वाला थर्ड गलत गलत है, थर्ड और फोर्थ गलत। थर्ड एंड फोर्थ, पर फोर्थ तो सिर्फ आंसर में है नहीं ना, साथ में तो एक और भी देखना पड़ेगा। या तो सेकंड देखोगे या थर्ड देखोगे, सेकंड हो नहीं सकता तो थर्ड ही होगा। कभी ऐसे सॉल्व करें एमसीक्यू आपने, जैसे मैं कर रही हूँ? मैं तो बहुत करती हूँ ऐसे सॉल्व। अगर कभी डाइसी लगता है तो जो बिल्कुल सही है उसको तो अलग कर दो, उसके अलावा देखो कि भैया सेकंड और 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो जहां जहां सेकंड और 1 दे रखा है उसको कट ही कर दो। ये गया और ये गया, बचा क्या? ये। करते हो ऐसे कि नहीं करते? इसको कहा जाता है स्मार्ट वर्क, एमसीक्यूज निकालने का स्मार्ट तरीका।
with respect to the definition of investigation where any of the provisions of a special act are inconsistent with the provisions of this संहिता, तो प्रोविजन ऑफ संहिता प्रिवेल करेगा, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन होगा, प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा कि डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द जज? संहिता सी पहला ए। श्योर हो? सी होगा स्पेशल एक्ट। अच्छा, ये कहीं पढ़ रखा है? बेयर एक्ट लेके बैठते हो कि नहीं लेके बैठते, मुझे बताओ। सेक्शन 5 में हाँ, सेविंग क्लॉज क्या कहता है? सेक्शन 4 सेविंग क्लॉज क्या होता है? पहले मुझे बताओ व्हाट इज अ सेविंग्स क्लॉज। एक बात बताओ, जब आप लोग कॉलेज में थे फर्स्ट ईयर में, तो कभी आपने टीचर्स ने वो करवाया इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करके एक सब्जेक्ट? मैम पास होने भर का पढ़ाते थे। ये अच्छा आंसर, ये मुझे काफी हमें पढ़ाया नहीं। अरे वेरी गुड, शाबाश। मैं कहती हूँ फिर लॉ के कॉलेजेस खोल क्यों रखे हैं? शाबाश। हमसे बस प्रैक्टिकल लिया था हमें तो बस फीस ले लेते हैं। और मेरे को तो कभी कभार ऐसे लगता है कि मतलब पढ़ा क्या रहे हैं इतना, मतलब बच्चे बोलते हैं कि कुछ पढ़ाते ही नहीं है। नहीं पढ़ाते मैम, बिल्कुल नहीं बस हमसे पढ़ाते। प्रैक्टिकल, हमारे से इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल लेके छोड़ दिया था। यार बताओ, क्या इंडियन 300 पेज का प्रैक्टिकल बनवाया था। मैम मैं तो रेगुलर थी, मेरे से तो कुछ पूछा भी नहीं, मुझसे बोले थे तुम्हें सब आता तुम जाओ। तुम्हें सब आता है, तुम जाओ सीधा। मैम वो थे मतलब क्लास में जो इतना पढ़ाते थे मैं आंसर करती थी हर एक चीज का, जितना भी पढ़ाते थे मतलब वो सीख जाते थे तो आंसर कर देते थे चीजों का। तो प्रैक्टिकल में उन्हें ये लगा वाइवा में कि मुझे आती ही चीजें, तो जितना भी वो एग्जामिनर ने पूछा तो उन्होंने हमसे बोला सिर्फ तुम नहीं बोलोगी, बाकी सब बोले। उसके बाद मुझसे बोला तुम चली जाओ बस, और बाकी सबके नंबर भी हमारे दे से दिए। पैसे लिए थे। अरे वेरी गुड। मैं ये हैरान हो रही थी, पढ़ा क्या रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं आप लोग के कॉलेज में ओपन बुक होता था? मैम नो मैम, खुली नकल होती थी। खुली नकल? ओ शाबाश। नहीं हमारे में नहीं होती थी। नहीं मैम खुली नकल एक होती थी, क्लास बस में पकड़ 6 लेते थे टीचर कुछ होते कुछ थे को। हमारे में। नकल और ओपन बुक में फर्क होता है भाई। ओपन बुक में किताब ले जाना अलाउड होता है। हमारे में कुछ नहीं, 6 एक क्लास में 8 टीचर रहते थे, 4 रो रहता था, 2 आगे 2 पीछे रहते। मेरे क्लास में सब लोग चीटिंग ले जाते थे, अरे बाप रे। मैं नहीं लेके जाती थी। नहीं नहीं ठीक है, बट शाबाश, ये तो बहुत ही बुरा हाल है। एजुकेशन सिस्टम में इतना ही टेढ़ा सब कुछ चल रहा है। अच्छा, सेविंग्स क्लॉज वैसे पता है होता क्या है? कुछ भी आइडिया हो, हिंदी में पढ़ के बताओ पहले तो मुझे। सेविंग्स क्लॉज कोई अगर पढ़ सकता है, हिंदी में है आप लोग के पास ना? डिगलॉट है ना एडिशन, दोनों लैंग्वेजेस में। हिंदी में पढ़ के बताओ। ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश? अच्छा। प्रतिकूल किसी निर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारता या शक्ति या विहित प्रक्रिया के किसी विशेष प्रारूप पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये सेविंग्स का मतलब क्या होता है, मुझे ये बता दो। चलो सब छोड़ो, सेविंग्स का मतलब क्या होता है? बचाना। हाँ, सुरक्षा। राइट, सॉरी, सुरक्षा। हो गया, मैम की हिंदी खराब है। सुरक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट करता है ये क्लॉज, इसलिए इसको बोला जाता है सेविंग्स क्लॉज। ठीक है। नथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता शैल इफेक्ट एनी। आप ना कॉमास को हटा दिया करो, मैं पढ़ने का तरीका बताती हूँ, ठीक है। नथिंग से पढ़ो, नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल तक पढ़ो, पढ़े? शैल तक पढ़े, उसके बाद आ जाओ इफेक्ट, बीच का छोड़ दो। इफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ, लिखा है कि नहीं लिखा? यानी इस संहिता में कोई भी चीज किसी स्पेशल या लोकल लॉ को इफेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर लोकल लॉ या स्पेशल लॉ और संहिता में, इस संहिता में अगर लड़ाई है, ठीक है, और स्पेशल लॉ में, तो कौन ऊपर रहेगा, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि स्पेशल लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा। ये नहीं कि स्पेशल लॉ में कुछ अगेंस्ट में जा रहा है तो उसको इफेक्ट कर देगा, नहीं करेगा। संहिता का काम ये है कि वो
प्रोविजन जो स्पेशल एक्ट के हैं, जो स्पेशल लॉ के प्रोविजन है, वो प्रिवेल कर जाएंगे। मान लीजिए अब जैसे वो जुवेनाइल वाली बात हमने कही थी 27 में, आप ही ने बताया था मुझे कि 27 के अब नहीं है, इसलिए क्योंकि जुवेनाइल का अपना एक स्पेशल लॉ है, राइट, ये बोला था ना। तो अगर उसमें कुछ संहिता के साथ कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आती है तो कौन प्रिवेल करेगा, वो स्पेशल लॉ ऊपर रहेगा और संहिता बाद में आएगा। तो ये सेविंग्स क्लॉज का मतलब है सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे को क्वेश्चन है ये, पर मैं होमवर्क में देना चाहती हूँ, मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में, क्या जो पुराने अब बीएनएसएस आ गया, पुराना सीआरपीसी तो समाप्त हो गया, तो जो पहले दर्ज किए हुए एफआईआर थे, जो चल रहे मुकदमे थे, या जो भी कार्रवाइयां हो रही थी, वो सीआरपीसी के अनुसार चलेंगे कि वो अब बीएनएसएस के अनुसार चलेंगे? मैम सीआरपीसी के मतलब जो केसेस सीआरपीसी के समय थे वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन बीएनएसएस जब से इन्फोर्स हुआ है तो तब से जो केसेस आएंगे वो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग। राइट, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, आंसर बिल्कुल सही दिए हो। बस ये भी ध्यान रखना कि बीएनएसएस लागू कब हुआ है? 1 जुलाई 2020। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दिया है। तो पूछा करो अपने आप से सवाल। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ दिया गया है? एक मिनट, एम। हाँ एम, मेरे को लगा मैंने गलती से एन तो नहीं लिख दिया। वेरी गुड। एनी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग विच एविडेंस इज टेकन ऑन ओथ, ओथ पे एविडेंस लिया जाए उसको क्या बोलेंगे? जुडिशियल प्रोसीडिंग। वेरी गुड। ये आप पढ़ रहे हो ना एक एक चीज। यस मैम। टेक, यहाँ पे एविडेंसेस ओथ पे लिया जाते हैं। कौन सी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, ये बताओ मुझे। हाँ, क्यों? आर्बिट्रेटर तो ना कोई जज होता है। आर्बिट्रेटर नहीं होते जज, क्यों? कोर्ट में नहीं आते मैम क्यों? इनकी अपील ही नहीं की जा सकती है। इनका क्या होता है, क्या ये एविडेंसेस ओथ पे नहीं लिए जाते आर्बिट्रेटर्स? नहीं मैम, यहाँ से मीडिएशन होता है, खत्म, इनकी अपील नहीं होती है। प्राइवेट एडजुडिकेशन होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। प्राइवेट एडजुडिकेशन कहीं ना कहीं, तो जुडिशियल नहीं होती एडजुडिकेशन, प्राइवेट होती। दूसरा और कुछ लगता है? दूसरा आपने आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलिएशन एक्ट तो सुना ही होगा। यस मैम। उसके थ्रू गवर्न होता है और अवार्ड पास होता है, अगर याद हो। क्या एक बात बताओ, क्या जो आर्बिट्रेटर के डिसीजन है क्या वो जजमेंट होंगे? नो मैम। आर्बिट्रल। ठीक है, तो ध्यान रखना आर्बिट्रेटर इसमें नहीं इंक्लूड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग? मैं बड़े कमाल के क्वेश्चन लाई हूँ, ऐसी बात नहीं है, सारा सिंपल भी नहीं पूछना ना, थोड़े मुश्किल भी तो पूछें। मुश्किल क्या है, बस इसमें क्या आपको बेयर एक्ट खोलनी पड़ेगी, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। सी। क्यों? वाई? मैम पुलिस करता है ना ये तो, पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है मजिस्ट्रेट से। जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है ना, कंफर्म? यस मैम, पुलिस। अच्छा, वेरी गुड। तो ये आंसर सही दिया बिल्कुल आपने। टीआईपी जो है, पहली बात तो वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान होता है। टीआईपी एक तरह का इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए होता है, इसको हम एक तरह से टीआईपी को बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिव एड। क्यों मदद क्यों लेता है इन्वेस्टिगेशन में टीआईपी, बताओ? ये पुलिस के लिए इसलिए जरूरी है कि पुलिस ये कंफर्म करे कि क्या विटनेस ने आइडेंटिफाई कर लिया अक्यूज को कि नहीं किया है। इसके लिए टीआईपी कंडक्ट होता है कि विटनेस ने अक्यूज को आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया। मैजिस्ट्रेट क्या करेगा इसमें? मैजिस्ट्रेट का भी तो कुछ रोल होता है। क्या रोल होता है? सिर्फ सुपरविजन का रोल होता है, अगर सुपरवाइज करता है और कुछ नहीं करता है। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग पहली बात तो है ही नहीं। आई बात समझ में? यस।
एक बात बताओ, अगर हमने मान लो विटनेस ने गलत आइडेंटिफिकेशन कर लिया, झूठी आइडेंटिफिकेशन कर ली है, तो क्या ये पर्जरी होगा? पर्जरी पता है? मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या ये पर्जरी होगा? पहले बताओ पर्जरी क्या है, व्हाट इज पर्जरी? सर ने पढ़ाया भी है। मेरे को आवाज नहीं आई। झूठी गवाही देना भी तो पर्जरी होता है कि नहीं होता? है ना, झूठी गवाही देना पर्जरी में आता है। ठीक है, तो क्या इसके लिए अगर विटनेस बोलता है कि भाई वो गलत बंदे को आइडेंटिफाई कर लेता है एज अक्यूज्ड, तो क्या वो मतलब क्या उसके लिए वो लायबल होगा? पर्जरी के तहत वो लायबल होगा? नो नहीं, क्यों? जुडिशियल प्रोसीडिंग। वेरी गुड, इट इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, इट इज नॉट अ जेपी। जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है तो चाहे वो उसमें गलत गवाही भी देते, अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग होगा और कोई विटनेस गलत गवाही देगा तब तो भैया लायबल होगा पर्जरी में। ये सब क्या है? 246, 248, ये आई थिंक ये तो दोनों वारंट के हैं, राइट? वारंट ट्रायल रिलेटेड है। 233 क्या है? समन्स ट्रायल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगे, किंतु ये नहीं होगा टीआईपी वाला। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो बता दोगे आराम से, इसमें से कौन सा जुडिशियल प्रोसीडिंग है? इंक्वायरी एंड ट्रायल। समन्स केस कहाँ पे डिफाइन किया गया? ये मैंने आपको बताए थे दो चीजें, कौन सी बताई थी? 248 248 नहीं, वो तो ट्रायल है, समन ट्रायल। अरे नहीं 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 नहीं, आप क्या बता रहे हो मुझे? सेक्शन उसका बता रहे हो क्या? बीएनएसएस का आगे के सेक्शन बता रहे हो क्या समन्स केसेस के? बताओ बताओ। मैम वो ने अभी पढ़ा था ना, वही है। अच्छा एक काम करो, चलो इसी बहाने जब बोल रहे हो तो मुझे अच्छा भी लगेगा। बताओ मुझे, एक बार बताओ, जो चारों चैप्टर्स है ना उसके सेक्शंस बता दो और चैप्टर बता दो। मैं यही लिख दूंगी, चैप्टर भी लिखूंगी और सेक्शन भी लिख दूंगी। एक मिनट रुको, एक सेकेंड। जैसे मान लो कि आपका पहला कौन सा है, सबसे पहला आपने क्या याद किया है? कहाँ से चैप्टर से शुरू करें? चैप्टर नंबर 19 कर ले पहले। सेक्शन कहाँ से है? सेक्शन 248 से सेक्शन 260 तक 260 तक ना? यस मैम। तो ये आपका चैप्टर 19 में आ गया आपका कोर्ट ऑफ सेशन में सीएस। यस मैम। हाँ, चैप्टर 20 में आ गया वारंट केसेस, डब्ल्यूसी लिख रही हूँ, वारंट ट्रायल। कोर्ट ऑफ सेशन वो हो गया, ये वारंट ट्रायल है। डब्ल्यूटी लिख रही हूँ, सीएसटी लिख रही हूँ, यहाँ कोर्ट ऑफ सेशन लिखती हूँ, वारंट ट्रायल। ये है सेक्शन 261 से लेके सेक्शन 273। अच्छा यहाँ मैंने 2 हटा दिया, मेरी गलती नहीं पकड़ते आप लोग बिल्कुल भी। चैप्टर नंबर 21 है समन्स। ठीक है, समन्स कहाँ से है? 274 से लेके 282। और चैप्टर नंबर 22 क्या है? समरी। देखो सबसे भारी पहले है, हल्का हल्का होते हुए एंड पे हम समरी पे आ गए, सबसे हल्के वाले मैटर्स। 283 से लेके 288। ये तो याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि इसमें चैप्टर भी बहुत पूछता है और इसके सेक्शन भी पूछता है। अब इसमें मुझे गलती बता दो, मैंने क्या बताया था गलती में? बताओ बताओ, ये कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड है कि नहीं है? और 233 वाला तो क्या, ये तो अलग बातें कर रहा है। 246 और 233 क्या बात कर रहा है? ये क्या बात कर रहा है? ये छोड़ो, ये हम आगे कर लेंगे, तो सर अभी बताएंगे, मैं पहले ही बता दूंगी फिर सर क्या पढ़ाएंगे। 246 कह रहा है कि जब कंप्लेंट केस और पुलिस इन्वेस्टिगेशन सेम ऑफेंस के लिए किया गया हो, जॉइंट ट्रायल। हाँ, और 246 कह रहा है जॉइंट ट्रायल के बारे में, राइट? व्हाट पर्सन में भी। तो ये सब बातें बस ये देखना, कोर्ट ऑफ सेशन इतना याद रख लो, इसकी बेशक इसको कहीं लिख लो
248 से 260, 261 से 273, 274 से 282 और 283 से 288। ये चैप्टर्स याद रख लो, ये एमसीक्यूज में बहुत आते हैं। अब बताओ समन्स केस कहाँ दे रखा है? अच्छा मैंने तो दे ही नहीं रखा समन्स केस। एक्स में, एक्स नहीं लिखा हुआ ना ये ऑप्शन में। एस की जगह एक्स एक्स लिख दिया। पकड़ लिया। ठीक है, अब टिक कर दो। मैंने खुद ऊपर आंसर लिख रखा है और नीचे मेरे पीपीटी गलत हो रखी है। समन्स केस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डी। 2 साल से नीचे वाले समन्स। समन्स केस का मतलब क्या है? अ केस व्हिच इज नॉट, बताओ मैं नहीं बोलूंगी यहाँ पे। नॉट अ वारंट केस। वेरी गुड। विच सेक्शन प्रोवाइड्स वारंट केस? मैंने इसमें भी नहीं लिखा हुआ। शाबाश। जेड। अब बताओ। जेड में। जेड। A case relating to an offense punishable with death, imprisonment for life, सी। वारंट केस। वारंट केस कहाँ दे रखा है? जेड में। जेड में। वेरी गुड। An offense with imprisonment for a term exceeding 2 years relates to समन केस। एक्सीडिंग वारंट केस। ये ध्यान रखो वर्ड, वारंट केस। ठीक है, वारंट केस मींस अ केस, बताओ। विदाउट वारंट। बड़े वाले डी। मामले डी, जो डेथ पनिशेबल विद डेथ हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो और इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज्यादा। 2 साल से ज्यादा के भारी मामले वारंट केस में आएंगे। विक्टिम कहाँ डिफाइंड है? मैम बी में। एक्स में क्या था? एक्स में समन। जेड में क्या था? वारंट। वारंट। वाई में क्या है? विक्टिम। विक्टिम। ठीक है, ऐसे याद कर लो, देखो ऐसे ही याद होगा, और कोई तरीका नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? विक्टिम के बारे में गलत क्या है? नॉट करेक्ट में से गलत कौन सा है? सफर्स एनी लॉस। सी। सी। क्यों सी? दोनों लीगल हेयर्स इंक्लूड हम दोनों। हाँ दोनों हो गए, Guardian गार्डियन और लीगल हेयर दोनों ही इंक्लूड हो गए। ठीक है, अब इसमें बताओ क्या होगा? ऑल। पूरी डेफिनेशन पढ़ो, पूरी डेफिनेशन पढ़ो। गार्डियन और लीगल हेयर भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, पूरी डेफिनेशन पढ़नी है। अब क्लास एंड करते हुए एक अच्छी सी बात बताती हूँ। सर की एक पीडीएफ आई होगी आप लोग के पास, टिप्स और ट्रिक्स की, आई कि नहीं? यस मैम। मैं फिर से भेज देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी को नहीं मिली हो। टिप्स और ट्रिक्स की बहुत अच्छी है मैम ग्रुप में है, कोई नहीं, फिर से भेज देती हूँ, रख लो। जिनको नहीं है बाकियों को मिल जाएगी। तो अब इसमें सेक्शन 6 बात करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में, राइट? अब इसका एक सर ने बहुत अच्छा तरीका लिखा हुआ है जिसका नाम है सेफेस्ट। तरीका क्या है? ट्रिक 1 सेफेस्ट। ए हटा दो और टी हटा दो, बस रिमूव ए एंड टी। याद क्या वर्ड रखोगे? सेफेस्ट। रिमूव ए एंड रिमूव टी, बचा क्या? एस एफ ई एस लिख दो या एस ई लिख दो, वो आपकी मर्जी, आगे पीछे कर दो। एस एफ एस ई। अब क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स हमें कैसे याद करने हैं? देखो, एस कोर्ट ऑफ सेशन, एफ फर्स्ट क्लास, एस सेकंड क्लास और ई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। याद हो गया कि नहीं हो गया? यस मैम। बहुत इजी है। ये सर ने जो वो ट्रिक्स दे रखे हैं वो यही है, इसलिए मैंने आज बता दिया क्लास के एंड होने पे कि ये कर लेना। एस एफ एस ई। एस कोर्ट ऑफ सेशन, एफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, एस सेकंड क्लास और ई। अब मुझे एक चीज अच्छी सी इंटरकनेक्ट करके और बता दो। अगर मुझे ये बताओ कि कितनी कितनी सजा ये लोग दे सकते हैं? एफसी और एससी बताओ, और कहाँ पे है? एफसी कितनी सजा? 3 साल की। एफसी की एससी? मैम फर्स्ट क्लास 3 साल। एफ होता है फर्स्ट क्लास। अरे हाँ, 3 साल और 50,000 फाइन। जे एम एफ सी, जे एम एफ, क्या लिख रही हूँ मैं आज? एस सी। ठीक है, ये देगा 50,000 और
3 साल। 3 years. Not exceeding 3 years, right? यस मैम। और a fine Yes, not ma'am. exceeding 50,000. 50,000. Not exceeding याद रखना, exceeding मत कर देना उल्टा, ठीक है? 50,000. JMSC क्या है? Not 1 year exceeding 1 10,000. year 1 year 10,000। 10,000. इसको तो याद कर लो अच्छे से। दूसरी बात, अगर MCQ में आ गया कम्युनिटी सर्विस, कहाँ दिया गया कि कम्युनिटी को बेनिफिट किया जाए? 23 हाँ, याद रखना 23. सेक्शन 23 की एक्सप्लेनेशन। explanation. वेरी गुड, सभी जवाब दे रहे हो, बढ़िया। ठीक है, अब ये ट्रिक्स वाला जो मैं मामला बता रही हूँ, एक और बताती हूँ, ट्रिक 2 देख लो। डबल कंसल्टेशन रूल है। खोलो जरा सेक्शन नंबर 7। मेरे साथ बैराट लेके बैठा करो ताकि बोलो भी, मैं बताऊं जिसको नहीं भी याद है ना उसको भी याद हो जाएगा। सेक्शन 7 क्या बात करता है? टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में। ठीक है, डबल कंसल्टेशन रूल ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लिमिट को ऑल्टर कर सकती है, नंबर को ऑल्टर कर सकती है। कैसे? किसकी कंसल्टेशन से? HC, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन। 7 क्लॉज 2 देखो, और 7 क्लॉज 3 में डबल कंसल्टेशन रूल क्या है, क्योंकि 2 बारी बात की गई है। ठीक है, डबल कंसल्टेशन रूल है कि 2 बारी बात की गई है। गुड इवनिंग सर। तो ये सर के टिप्स ट्रिक्स वगैरह है, इन्होंने बहुत अच्छे प्रिपेयर किए हुए हैं। सेकंड जो 7 क्लॉज 3 है वो कहता है डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, और जो सब क्लॉज 3 है वो कहता है सब डिविजन्स के बारे में। सब डिविजन्स को जब ऑल्टर करना होगा या उनकी लिमिट को ऑल्टर करना होगा या नंबर को करना होगा, तब वो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेगा। तो यहाँ ध्यान रखो, बहुत अच्छे से सर ने लिखा है, बाउंड्री बदले तो हाई कोर्ट पहले। आई बात समझ? हाई बाउंड्री बदलेगी तो हाई कोर्ट पहले है। तो यहाँ पे डबल कंसल्टेशन रूल ट्रिक 2 है आपका याद करने वाला। यानी जब बाउंड्री की बात आएगी तो किसकी कंसल्टेशन 2 बारी ली गई है? हाई कोर्ट की। डिवीजन डिस्ट्रिक्ट के मामले में हाई कोर्ट की, और सब डिवीजन के मामले में भी हाई कोर्ट की। अच्छा है ना ट्रिक? इसलिए कह रही हूँ सर की PDF पढ़ लो। ट्रिक नंबर 3 ये कहता है ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड का मतलब क्या है? नीचे लिखा है मैंने। सब क्लॉज 4 जब आप पढ़ेंगे, 7 का सब क्लॉज 4, ये तो 2 और 3 के बारे में बात कर रहा है। ये सब क्लॉज 4 कह रहा है क्या बोल रहा है, जो पहले बना था वह वैसा ही रहेगा। मान लो कोई एग्जिस्टिंग डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन्स होंगे ना, वो वैसे ही ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी तरह से वो कंटिन्यू करेंगे। तो ओल्ड इज गोल्ड नहीं कहते कि जो जैसा है वो वैसा ही बना रहेगा, ओल्ड इज गोल्ड, तो वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात की नहीं आई? तो बस आई थिंक क्लास हो गई हमारी फिनिश। और आगे इनकी जो सर की ट्रिक्स वाली PDF है वो मैं और कराऊंगी नेक्स्ट 3rd सेशन में। मैं और कराऊंगी इनकी ट्रिक्स वाली PDF और MCQs भी सॉल्व कराऊंगी। आ गया समझ? सब कुछ क्लियर है? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Okay. Good night.